हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी निचोड़ बाय नीट काका जी। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूरल और नर्वस सिस्टम इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज, कंडक्ट्स एंड इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। सो हमारे बॉडी में दो मेन तरह के सिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि हार्मोन के थ्रू एक्ट करता है। अब ये दोनों ही सिस्टम मिलके हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। वो सारे स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, सारे एक्ट को कंडक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं एंड मच मोर। सो द न्यूरल सिस्टम इंक्लूड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो भी यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन में दिया गया है, इसका मतलब वो या तो या लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आ चुका है या फिर आने के उसके मैक्सिमम चांसेस हैं। सो यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरल सिस्टम? इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। अब जो नर्वस सिस्टम है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल से बना होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। जैसे कि हमारा लिवर में हेपेटोसाइट सेल है, किडनी में हमारा नेफ्रॉन है और बाकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भी अलग अलग टाइप्स के सेल हैं। तो वैसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है और न्यूरल सिस्टम है, उसका जो स्पेशलाइज्ड सेल है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। अब ये रहा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके डायग्राम से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन आ चुका है। सो इस चैप्टर का फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये न्यूरॉन। सो इसको ध्यान से देखो। न्यूरॉन में हमारा तीन मेन पार्ट होता है। फर्स्ट इज सेल बॉडी और साइटोन। तो ये जो हमारा दिख रहा है वो सेल बॉडी और साइटोन है। ये जो उसके प्रोजेक्शंस है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। और ये जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा, ये एक्सॉन है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। जैसा कि मैंने भी तुम्हें डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया कि न्यूरॉन में हमारे तीन मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी और साइटोन। It contains cytoplasm, cell organelles and some granular bodies, also known as nasal granules और nasal granules, जो भी तुम इसे प्रोनाउंस करो। सो जो हमारा सेल बॉडी है वो एक एज अ नॉर्मल सेल ही है, क्योंकि उसमें देखो साइटोप्लाज्म है जैसे कि एक नॉर्मल सेल में होता है, बाकी सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं और कुछ स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज डेंड्रॉन। These are the short branches projecting from the cyton. Their sub-branches, that is dendrites, transmit impulse towards the cyton. So cell body से just attach एक दूसरा structure है जिसको हम कहते हैं डेंड्रॉन और डेंड्राइट। इसका काम ये है कि ये न्यूरॉन्स के टुवर्ड्स में इंफॉर्मेशन लाता है। ये हमारा न्यूरॉन है, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। तो उसके पहले इस पर इंफॉर्मेशन खुद तो आना चाहिए, तो वो आएगा डेंड्राइट से और डेंड्रॉन से। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सॉन. It is a long fiber which transmit impulses away from the cell body. So this is the axon. This is a long fiber which transmit impulses away from the cell body. तो cell body की तरफ information लाएगा हमारा dendron और उससे information को away लेके जाएगा axon. The branches of axon is called axonite. Each axonite ends in a bulb-like structure called synaptic knob. So जो हमारा axon है उसके terminal branches को हम कहते हैं axonite. अब हर axonite end होता है in a bulb-like structure. This is the bulb-like structure. इसको हम कहते हैं synaptic knob. So this is the synaptic knob. तो अब एक बार न्यूरॉन और नर्व सेल के डायग्राम को देख लेते हैं। सो ये रहा हमारा न्यूरॉन। ये सबसे पहले हमारा साइटोप्लाज्म आता है और साइटोसोल। इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम डेंड्रॉन और डेंड्राइट कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये न्यूरॉन की तरफ इंफॉर्मेशन लेके आता है। नेक्स्ट इज एक्सॉन. दिस इज द एक्सॉन। और एक्सॉन एक स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल से कवर रहता है जिसको हम कहते हैं स्वान सेल्स। दिस इज द एक्सॉन। और दो सब्सिक्वेंट स्वान सेल्स के बीच में एक हमारा गैप पाया जाता है। उस गैप को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अगेन आई रिपीट, जो हमारा एक्सॉन है उसके चारों तरफ कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्वान सेल्स। उसका फंक्शन ये होता है कि वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। अब कुछ जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, तो वैसे पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। और जो एक्सॉन का एंडिंग पॉइंट है उसके लास्ट में कुछ हमारा नोब्स और सर्कुलर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। इसके अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन फिल्ड होता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो अगेन ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्ट तो हमारा न्यूरॉन, उसके कॉम्पोनेंट्स है, एंड सेकेंड इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। सो ये चैप्टर बहुत ही छोटा और कंसेप्चुअल है, पर इससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान में रखना। सो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। फर्स्ट इज यूनिपोलर न्यूरॉन. यूनिपोलर न्यूरॉन्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वन एक्सोन ओनली. अब यूनिपोलर न्यूरॉन में डेंड्राइट्स नहीं होता, सिर्फ एक एक्सॉन होता है एंड नो डेंड्रॉन. इट इज़ फाउंड इन एम्ब्रियो. मैं फिर से बता रही हूँ, इसके एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और हो सकता है कि अभी आने वाले नीट में तुमको यहाँ से क्वेश्चंस दिख जाएं. पोलर न्यूरॉन में क्या होता है? सिर्फ एक एक्सॉन होता है, कोई डेंड्राइट नहीं है, एंड इट इज़ फाउंड इन एम्ब्रियो. सेकेंड इज बाईपोलर न्यूरॉन. इट हैज़ वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट. इट इज़ फाउंड इन रेटिना. Third is multipolar neuron. It has one axon and two or more dendrons.
मतलब ये जो स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा एक एक्सॉन है और 2 से ज़्यादा डेंड्रॉन है, ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम है। सो मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होगा और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्रॉन होंगे। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरॉन। इट इज़ फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नेक्स्ट सब हेडिंग इज टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अब जो हमारा एक्सॉन है वो भी 2 तरह का हो सकता है। फर्स्ट वन इज माइलिनेटेड एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन माइलिनेटेड. So what is myelinated axon? It is enveloped with Schwann cells that forms a myelin sheath around the axon. So जो myelinated axon है उसके चारों तरफ हमारा Schwann cells पाया जाता है जो कि myelin sheath का formation कराता है around axon. It is found in cranial nerve and spinal nerve. Again important example, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है कि myelinated axon कहाँ पाया जाता है, तो आंसर इज cranial nerve and spinal nerve. The white color area formed of myelinated nerve fiber is called white matter and the gaps between two adjacent myelin sheath are called node of Ranvier. So जो हमारा 2 myelinated sheath के बीच में जो गैप बनता है उसको हम कहते हैं node of Ranvier. Non myelinated axon. Schwann cells are present. अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, वहाँ पे माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो स्वान सेल्स भी नहीं होंगे, पर ऐसा नहीं है। स्वान सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट है, चाहे वो माइलिनेटेड एक्सॉन है चाहे वो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है, स्वान सेल्स तो प्रेजेंट होगा ही। अब अंतर यह है कि यहाँ पे स्वान सेल्स माइलिन शीट का फॉर्मेशन कर देगा, पर नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में जो स्वान सेल्स है वो प्रेजेंट तो है बट इट डू नॉट फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन। सो इस बात को ध्यान में रखना। The grey colored area without myelin sheath is called grey matter. Again important fact, जो माइलिन शीथ के कारण एरिया बनता है वो वाइट इन कलर होता है और जो माइलिन शीथ के बिना जो एरिया होता है वो ग्रे कलर का होता है, उसको हम कहते हैं वाइट मैटर और इसको कहते हैं ग्रे मैटर। तो जैसे कि माइलिनेटेड एक्सॉन हमारा क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व में पाया जा रहा था, वैसे ही हमारा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन 2 जगह मिलता है, दैट इज सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इज द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ एक्सॉन, तो तुम कुछ भी याद रखो ना रखो, एग्जाम्पल्स कभी भी मत भूलना। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अगर तुमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो तुम इसके क्वेश्चंस कभी भी सही नहीं कर पाओगे, अगर वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ गया तो। पर अगर तुम्हारा ये कंसेप्ट कि कैसे नर्व इम्पल्स का जनरेशन होता है, कैसे उसका ट्रांसमिशन और कंडक्शन होता है, तो इसका क्वेश्चन कितना भी वो एग्जामिनर तुमको घुमा के दे तुम इजीली सॉल्व कर लोगे। सो चलो इसके कंसेप्ट को पहले समझते हैं। तो ये रहा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का पूरा कंसेप्ट। अगर तुम इस छोटे से बात को समझ गए तो तुमको ये बड़ा सा पैराग्राफ रटना नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं समझे तो फिर तुमको कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वो याद ही करना पड़ेगा और उससे तुम्हारा क्वेश्चन गलत ही होगा। सो ये रहा हमारा कंसेप्ट। बस इस बात को तुम छोटा सा, ये 4 लाइन है, इसको ध्यान से समझ लो, बाकी तुमको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाला है। सो स्टार्ट होता है हमारा रेस्टिंग न्यूरॉन से। तो व्हाट इज़ रेस्टिंग न्यूरॉन? तो वैसा न्यूरॉन जो कोई भी इम्पल्स को अभी कंडक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नहीं कंडक्ट कर रहा है, वैसे न्यूरॉन को हम कहते हैं रेस्टिंग न्यूरॉन। अब रेस्टिंग न्यूरॉन का 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट, इट इज़ परमिएबल टू पोटेशियम आयन, एंड सिंस इट इज़ परमिएबल टू पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन ईजिली एक्सोप्लाज्म के अंदर जा सकता है। परमिएबिलिटी का बात ये कहाँ पे चल रहा है, देखो ये हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ये उसका दोनों मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है और ये इनसाइड। इनसाइड को हम एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं, ये हमारा आउटसाइड एक्सोप्लाज्म है और ये हमारा इनसाइड एक्सोप्लाज्म है। तो जो भी कंडक्शन का बात हो रहा है वो इस मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा है। ये हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, इनसाइड एक्सोप्लाज्म, आउटसाइड एक्सोप्लाज्म। तो जो भी बात होगा इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा। अब देखो रेस्टिंग न्यूरॉन है, मतलब वो न्यूरॉन कोई भी इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो वो परमिएबल होगा पोटेशियम आयंस के लिए। तो अगर वो पोटेशियम आयन के लिए परमिएबल है तो पोटेशियम आयन ईजिली अंदर चला जाएगा क्योंकि वो परमिएबल है, और वो नॉन परमिएबल है सोडियम आयन के लिए और नेगेटिव चार्ज आयन इन द एक्सोप्लाज्म। बस एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, इन द एक्सोप्लाज्म। परमिएबल किसके लिए है? पोटेशियम आयंस के लिए, तो पोटेशियम आयंस अंदर चला जाएगा इन द एक्सोप्लाज्म। और इम्परमिएबल किसके लिए है? सोडियम आयन एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द एक्सोप्लाज्म। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर, ये हमारा अंदर वाला सिस्टम एक्सोप्लाज्म है, ये हमारा एक्सोप्लाज्म है अंदर वाला। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर जो भी सोडियम आयन है या फिर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है उसके लिए ये इम्परमिएबल है, मतलब दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ एक्सोप्लाज्म। अब इस बात को तुमको याद भी करने का ज़रूरत नहीं है, ये एक छोटा सा ट्रिक से तुम समझ सकते हो, और वो ट्रिक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, शायद तुम लोग समझ भी गए होगे, और नहीं तो यहाँ देखो, पी से परमिएबल एक छोटा सा निमोनिक टाइप से है, क्योंकि परमिएबल पी से है तो ये पोटेशियम के लिए अलाउ करेगा उसका मूवमेंट को। पी से परमिएबल, पी से पोटेशियम, तो वो परमिएबल है, मतलब वो एक्सोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। अब नॉन परमिएबल, एन से नॉन परमिएबल,
Na से सोडियम, यहाँ पे देखो पोटेशियम मैंने ऐसे लिखा है और यहाँ पे सोडियम को मैंने Na+ लिखा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक एज अ ट्रिक बन गया है कि ये नॉन परमिएबल, N से नॉन परमिएबल, सोडियम एंड नेगेटिव, मतलब PP एक साथ एंड N एक साथ। तो अब तो तुम इजली याद रख ही सकते हो कि जो हमारा रेस्टिंग न्यूरॉन है, मतलब ऐसा न्यूरॉन जो कोई भी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट नहीं कर रहा है, वो परमिएबल होगा पोटेशियम आयंस के लिए। तो इसका मतलब पोटेशियम आयंस ईजिली एक्सोप्लाज्म के अंदर जा सकता है, और वो नॉन परमिएबल होगा Na+ के लिए और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इन द एक्सोप्लाज्म। मतलब Na+ और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एक्सोप्लाज्म से बाहर नहीं आ सकता है। अगर तुम्हारा इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है, इसका मतलब तुमको ये पूरा कंडक्शन वाला बात समझ में आ गया है। तो चलो अब एक बार ये थ्योरी सारा देख लेते हैं। इम्पल्स ट्रांसमिशन इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेनन के थ्रू ये हमारा इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रहा है। अब इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जो हमारा मेम्ब्रेन है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ कुछ पोटेंशियल है, वो मेंटेन रहता है। वो अभी मैं बताऊंगी कैसे मेंटेन रहता है। सेकंड है एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ एक्शन पोटेंशियल आता है। और थर्ड इज प्रोपगेशन ऑफ दैट एक्शन पोटेंशियल। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो पहले हमारा कैसा पोटेंशियल मेंटेन होता है अक्रॉस द न्यूरॉन। तो देखो, न्यूरल मेम्ब्रेन कंटेन्स वेरियस सिलेक्टिवली परमिएबल आयन चैनल्स। जो हमारा न्यूरल मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत ही कुछ सिलेक्टिवली परमिएबल, हाईली परमिएबल आयन चैनल्स होते हैं। In a resting neuron, that is neuron not conducting any impulse, the axonal membrane is more permeable to potassium. अभी मैंने तुम्हें ट्रिक से ये बात याद भी करवा दिया है कि P से परमिएबल है तो किसके लिए, वो P से पोटेशियम आयन के लिए, एंड नियरली इम्परमिएबल टू और नॉन परमिएबल टू सोडियम आयंस। ऑल्सो द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन द एक्सोप्लाज्म। अभी ये सारी बातें तुमको याद है कि वो परमिएबल किसके लिए होगा, पोटेशियम आयन के लिए, और नॉन परमिएबल किसके लिए होगा, Na+ एंड नेगेटिव चार्ज इन द एक्सोप्लाज्म। मतलब पोटेशियम आयन ईजिली अंदर जा सकता है और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है या फिर सोडियम आयन है वो पर बाहर नहीं आ सकता है। Therefore, the concentration of K+ and negatively charged protein in the exoplasm is high. अब कंसंट्रेशन ऑफ Na+ इज लो। अब एक्सोप्लाज्म के अंदर का बात हो रहा है, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर किस चीज़ का हाई कंसंट्रेशन होगा? नंबर 1 पोटेशियम आयन, क्योंकि पोटेशियम आयन के लिए वो परमिएबल है, एंड नंबर 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज, पोटेशियम आयन अंदर आ रहा है और नेगेटिव चार्ज बाहर नहीं जा पा रहा है, तो दोनों मिला के अंदर उसका कंसंट्रेशन हाई होगा। अगेन किसका कंसंट्रेशन एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई होगा? तो नंबर 1 इज पोटेशियम आयन एंड नंबर 2 इज नेगेटिव चार्ज। Now, the fluid outside the axon contains low concentration of K+, high concentration of Na+. अब सारा K+ तो अंदर चला गया तो बाहर उसका कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगा ही, और Na+ का कंसंट्रेशन बाहर हाई है, अंदर लो है। This forms an ionic और concentration gradient across the resting membrane. अब इन सारे बात के कारण जो हमारा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन हो गया, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बन तो गया, मतलब बाहर पॉजिटिव आ गया हमारा और अंदर नेगेटिव आ गया, पर इसको मेंटेन कौन रखेगा? क्योंकि बन तो गया है पर उसको मेंटेन भी तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोल आता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप का। Therefore, the ionic gradient are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump. अब सोडियम पोटेशियम पंप का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि इसको ये ग्रेडियंट मेंटेन रखना है, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो ये कैसे मेंटेन रखेगा? तो इट ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयंस आउटवर्ड्स एंड 2 पोटेशियम इनटू द सेल्स। अब ये क्या काम करेगा? ये 3 सोडियम आयन को बाहर पंप करेगा और उसके बदले में सिर्फ 2 पोटेशियम को अंदर लेगा। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, दैट इज पोलराइज्ड। मतलब अब ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन रखा, मतलब बाहर वो 3 सोडियम को पंप कर रहा है और अंदर सिर्फ वो 2 पोटेशियम को ले रहा है। एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम नेगेटिवली चार्ज, मतलब वो पोलराइज्ड है। The electrical potential difference across the resting membrane is called resting membrane potential और resting potential। तो जब कोई न्यूरॉन इम्पल्स नहीं कंडक्ट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन, और उस टाइम पे उसके दोनों तरफ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। अब ये रहा हमारा डायग्राम। इस पार्ट को अभी तुम अवॉइड करो क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया गया कैसे इम्पल्स आता है। तुम सिंपली यहाँ से देखो, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, मतलब हमारा ये पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन है, न्यूरॉन मेम्ब्रेन हमारा पोलराइज्ड है। नाउ एक्शन पोटेंशियल। अब ये हमारा पोलराइज्ड मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल आएगा। व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन एट द साइट ए, ये हमारा एक साइट ए है,
इस पार्ट जो पर्पल से रिप्रेजेंट किया गया है, ये मेम्ब्रेन का एक कुछ छोटा सा एक साइट है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल हमारा आया है। तो देखो वहाँ पे क्या होगा, व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड द मेम्ब्रेन एट द साइट ए becomes permeable to sodium ions. This causes the rapid influx of sodium and the reversal of the polarity at that site, that is outer negative and inner positive. This is called depolarization. मतलब अगर कभी एक्शन पोटेंशियल आया तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का। तो सोडियम आयन बाहर तो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बाहर वो पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करके रखा था। अब मान लो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया तो यहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयन का, मतलब सोडियम आयन बहुत स्पीड से एक्सोप्लाज्म के अंदर आएगा, जिसके कारण इस साइड का पोलैरिटी रिवर्स हो गया, मतलब डीपोलराइजेशन हो गया। अब व्हाट इज मीन बाय रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी और डीपोलराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब अंदर पॉजिटिव बन गया है और बाहर नेगेटिव बन गया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या था, बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था। अब इस साइड पे, ये वाला जो साइड है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आया तो यहाँ पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ। तुम यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ अंदर अब पॉजिटिव बन गया है और बाहर नेगेटिव बन गया है, बस इसी साइड पे। The electrical potential difference during depolarization across the plasma membrane is called action potential, that is a nerve impulse. अब इस कंडीशन में, मतलब डीपोलराइज स्टेट में, इस न्यूरल मेम्ब्रेन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। जब वो कंडक्ट नहीं कर रहा था इन्फॉर्मेशन, मतलब रेस्टिंग फेज में था, तब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको हम क्या कह रहे थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब इम्पल्स आ गया तो उसी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम क्या कह रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। नाउ प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब अब यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल आया है वो आगे कैसे बढ़ेगा पूरा एक्सॉन में हमारा, तो वो यहाँ पे समझाया गया है। अब यहाँ पे तुम डायग्राम में देखो, यहाँ पे दो साइड दिखाया गया, एक हमारा ये एक ए साइड है और ये हमारा बी साइड है। ए साइड पे इम्पल्स आया जिसके कारण वहाँ पे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हुआ, पर जो उसके जस्ट बगल में साइड बी है वो अभी भी अपना नॉर्मल कंडीशन में है। तो एट साइड अहेड, दैट इज साइड बी, आउटर सरफेस इज पॉजिटिव एंड द इनर सरफेस इज स्टिल नेगेटिव, मतलब जो नॉर्मल कंडीशन था वो यहाँ पे मेंटेन है बी साइड पे। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी। अब करंट का डायरेक्शन क्या होता है, करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखो वही बताया गया, अंदर के तरफ देखो, अंदर यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो करंट अंदर में ऐसे फ्लो हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और बाहर में हमारा क्या है, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो यहाँ ऐसे फ्लो हुआ, मतलब अंदर में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी गया और बाहर भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया। ऑन द आउटर सरफेस द करंट फ्लो फ्रॉम साइड बी टू ए, बाहर में हमारा ऐसे इम्पल्स गया और अंदर में हमारा ऐसे इम्पल्स गया। अब यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। हेंस द पोलैरिटी इज रिवर्स्ड एंड द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड एट साइड बी, दैट इज एक्शन पोटेंशियल एट साइड ए अराइव्स एट साइड बी। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये साइड में हमारा फिर से बाहर पॉजिटिव हो गया और फिर से अंदर नेगेटिव हो गया, मतलब इसका रीपोलराइजेशन हो गया, मतलब वो साइड फिर से अपना ओरिजिनल कंडीशन में आ गया है। और जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ था, मतलब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव, वो अब बी पे आ गया है। तो इसी तरह से वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो पूरा नर्व में ऐसे ही ट्रेवल करता है, मतलब पहले लूप पूरा होता है, बाहर में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अंदर में भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ऐसे करके जब वो सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो एक साइड का जो एक्शन पोटेंशियल है वो दूसरे साइड पे आ जाता है और वो पोटेंशियल धीरे धीरे करके पूरा ही न्यूरॉन के मेम्ब्रेन में ट्रेवल करता है। सीक्वेंस इज रिपीटेड अलॉन्ग द एक्सॉन एंड द इम्पल्स इज कंडक्टेड। अब यही सीक्वेंस पूरा एक्सॉन में रिपीट होगा और इसी तरह से इम्पल्स कंडक्ट होगा। The rise in permeability to Na plus is extremely short-lived. It is quickly followed by a rise in permeability to K plus. अब जब एक्शन पोटेंशियल आया था तो वहाँ पे रैपिड इन्फ्लक्स हुआ था सोडियम आयन का, पर वो जो केस होता है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है एंड इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय rise in permeability to K plus. Immediately, K plus diffuse outside the membrane and restore the resting membrane. Thus, the fiber become ready for further stimulation. मतलब जब सोडियम आयन के कारण यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था, वो इम्पल्स, उसका ड्यूरेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है और तुरंत ही रैपिड आउटफ्लक्स होता है पोटेशियम आयन का, और अगेन वो डीपोलराइजेशन वाले साइड को नॉर्मल कर दिया जाता है। अगेन द मेम्ब्रेन इज रेडी फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। सो आई होप तुमको ये जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि तुमको पूरा कंसेप्ट समझ में आए और तुमको कुछ भी रटना ना पड़े। सो चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट इज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इट्स अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी इसका डेफिनेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज सिनेप्स। तो इट इज़ अ फंक्शनल जंक्शन, एक जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स।
What is electrical synapse? The membrane of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity, so impulse transmission is similar to the transmission along an axon. तो यहाँ पे जो प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन है और जो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है दोनों के बीच का गैप बहुत ही कम होता है, तो ऐसा अपीयर होता है कि वो इम्पल्स इतना स्पीड में पार होता है कि लगता है कि वो दो न्यूरॉन है ही नहीं, वो सिर्फ एक न्यूरॉन से पास हो गया है। वही यहाँ पे लिखा है दैट इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर देन इन केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर वेरी रेयर इन ह्यूमन बॉडी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में इन्फॉर्मेशन बहुत स्पीड में कंडक्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक ही न्यूरॉन से पास हुआ, इतना स्पीड होता है, पर वो हमारे बॉडी में बहुत ही रेयर होता है। ऐसा नहीं कि वो होता ही नहीं है, होता है ह्यूमन बॉडी में भी, बट वो बहुत ही रेयर होता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सिनेप्स इज केमिकल सिनेप्स. In this, there is a fluid-filled space called synaptic cleft between the presynaptic neuron and postsynaptic neuron. तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ रहा है synaptic cleft का। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि what is synaptic cleft? So it is a fluid-filled space between the membrane of presynaptic neuron and postsynaptic neuron. The presynaptic regions have some swellings called synaptic knob or buttons. They contain synaptic vesicles filled with neurotransmitter that is acetylcholine or adrenaline. मतलब ये हुआ कि जो एक्सॉन का हमारा टर्मिनल वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब और सिनेप्टिक बल्ब। अभी मैंने तुम्हें डायग्राम में भी दिखाया था। तो वो एक स्वेलन लाइक एरिया होता है और वहाँ पे कुछ वेसिकल्स फिल्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और उसके अंदर क्या फिल्ड होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन एंड एड्रेनालिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो देखो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में जहाँ पे एक्सॉन का टर्मिनल एंड को दिखाया गया है। सो ये हमारा एक्सॉन है, ये उसका टर्मिनल पार्ट है। दिस इज एक्सॉन, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल्स। अब एक्सॉन टर्मिनल जैसे कि मैंने भी तुम्हें बताया कि ये एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है लाइक अ बलून, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब इसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स पाए जा रहे हैं। ये देखो ये सारे वेसिकल्स हैं, इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। और इसके अंदर क्या फील्ड है? तो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज एसिटाइलकोलिन। अब यहाँ पे एक डायग्राम में एक और चीज़ दिखाया गया है जो कि है सिनेप्स। तो देखो सिनेप्स के तीन मेन कॉम्पोनेंट्स हैं। प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब पहले वाला मेम्ब्रेन, दिस इज प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? दोनों सिनेप्स के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। सो अगेन सिनेप्स के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये हमारा रिसेप्टर है जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि रिसेप्टर्स कहाँ पे पाया जाता है? ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ऐसे करके तुमको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। कहाँ पे पाया जाता है? इन द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। Now this is the pathway of impulse transmission through chemical synapse. तो first impulse reaches the axon terminal. impulse यहाँ पे axon terminal में आया। synaptic cleft bind on plasma membrane. तो जैसे ही यहाँ पे impulse आया तो इसके plasma membrane से जाके ये जो synaptic vesicles है वो bind करेगा and release of neurotransmitter. अब उस vesicle से that is synaptic vesicle से हमारा neurotransmitter release होगा. It diffuses across synaptic cleft. अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारा एसिटाइलकोलिन है वो डिफ्यूज़ करेगा कहाँ से? अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, मतलब अब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा। कंबाइन विद रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उससे जाके वो बाइंड करेगा। इट्स टू द ओपनिंग ऑफ चैनल्स अलाउइंग द एंट्री ऑफ आयंस एंड द जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर नेक्स्ट वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो कुछ आयन चैनल्स वहाँ पे ओपन होंगे जिसके कारण अब नेक्स्ट वाला न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड्स हैं वो याद रखना। जैसे यहाँ पे आयन चैनल्स का बात आया है तो तुमको यहाँ पे भी क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा सकता है कि जो हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है? आंसर इज इट अकर्स वाया द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल पाथवे। नाउ दिस एक्शन पोटेंशियल मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। तो अब ये जो एक्शन पोटेंशियल नेक्स्ट वाले न्यूरॉन पे आया वो उसको फर्दर एक्साइट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है।